हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको जापानीज अर्बन लेजेंड यानी कि हाची साकुसामा को देखे जाने की एक घटना बताने वाला हूँ। हाची साकुसामा के बारे में आप में से जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि ये जापान की एक चुड़ैल है जिसकी हाइट 7 से 8 फीट की होती है। आज तक जिन भी लोगों ने उसको देखा है उन्होंने बताया है कि वो अजीब सी आवाजें निकालती है जिसकी वजह से लोगों को पता चल जाता है कि वो उनके पास है। हाची साकुसामा ऊपर से लेकर नीचे तक सफेद कपड़ों में होती है, उसके बाल उसके घुटनों से भी लंबे और वो सर पे एक काउबॉय हैट पहनती है जिससे उसका आधा चेहरा ढका रहता है। और जानकारी के लिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। और आप में से जो लोग इस चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की घटना में जो पहली घटना वो हाची साकुसामा को देखे जाने के बारे में है और दूसरी घटना एक पैरानॉर्मल घटना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर भी कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। हाची साकुसामा कहा जाता है कि यह जापान की एक चुड़ैल है जो कि अपना शिकार छोटे बच्चों को बनाती है। हाची साकुसामा के बारे में बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध एक घटना है। कहा जाता था कि बहुत पहले जापान के एक नाटो नाम के गांव में एक लड़की रहती थी। उस लड़की की हाइट करीब 7 से 8 फीट की थी। वो हमेशा सफेद कपड़े पहन के घूमती थी। उसके गांव के छोटे बच्चे उसको हमेशा चिढ़ाते थे और तंग करते रहते थे। उस लड़की के लंबे लंबे बाल भी थे। वो गांव के बच्चे उस लड़की के बालों का भी मजाक उड़ाते थे और कभी कभी तो उसके बालों को पकड़ के खींच देते थे। वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। उसके पतले दुबले शरीर को लेके और उसकी लंबी हाइट को लेके भी उसको मेंटली बहुत टॉर्चर किया जाता था। एक दिन वो उन्हीं बच्चों से डर के जंगल की तरफ भाग रही थी और रास्ते में फिसल गई। उसके सर एक पत्थर से टकरा गया और उसको चोट लगी। उसके सर से उसी वक्त खून निकलने लगा और वो वहीं पर मर गई। उस दिन के बाद से वही लड़की चुड़ैल बन के छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती है। उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो किसी की भी आवाज को निकाल सकती है और किसी को भी वश में कर सकती है। वो उस व्यक्ति को अपने पास वश में करके बुला सकती है। जापानीज में हाची साकुसामा का मतलब होता है 8 फुट लंबी। जब भी कोई उसे देखता है उसको अजीब तरह की आवाज सुनाई देती है। ये थी हाची साकुसामा के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी। अब मैं आपको उसको देखे जाने की एक घटना बताने वाला हूं। यह घटना है जापान के एक गांव की जिसका नाम कुशारी है। यह घटना काफी पुरानी है। यह घटना 1970 से भी पहले की है। यह घटना जिसके साथ घटी थी उसका नाम कीनो था। और अब आगे की घटना मैं आपको कीनो के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम कीनो है और मेरी वजह से मेरी जुड़वा बहन शीनो की जान चली गई। मैं अभी कनाडा में रहती हूं। मेरे साथ ये घटना जापान में मेरे घर पर घटी थी। आज भी मैं जब उस दृश्य को याद करती हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी और मेरी बहन की उम्र उस वक्त 10 साल की थी। हम अपने घर से साथ में ही स्कूल जाते थे और साथ में ही वापस आते थे। हम जिस रास्ते से अपने घर वापस जाते थे वो रास्ता बहुत ही शांत था। स्कूल के काफी लड़के और लड़कियां उसी रास्ते से अपने घर के लिए जाते थे क्योंकि वो रास्ता काफी सेफ था। एक दिन शीनू मम्मी के साथ उनकी एक फ्रेंड की शादी में गई थी जो कि जापान के ही एक गांव में रहते थे। वो हमारे घर से बस कुछ ही दूरी पर थे। मैं शीनू को बहुत मिस कर रही थी। उसको गए हुए 2 दिन से ज्यादा हो गए थे। स्कूल का एब्सेंट ना हो इसलिए मैं स्कूल अकेले चली गई। बहुत सालों बाद मैं पहली बार स्कूल बिना शीनो के गई थी। पापा घर पर नहीं थे। उस दिन स्कूल का हाफ डे था। सब बच्चे अपने घर चले गए थे और मैं शीनू का बचा हुआ होमवर्क कर रही थी जिसकी वजह से मुझको घर जाने में लेट हो गया। मैं उसी टाइम स्कूल से निकल के घर जा रही थी जिस टाइम स्कूल की रेगुलर छुट्टी होती है। उस दिन मौसम काफी खराब था और मुझको स्कूल से निकलने में लेट भी हो गया था।
मैं उसी रास्ते से घर जा रही थी। वो रास्ता पहली बार मुझे काफी सुनसान दिखा। हमेशा की तरह वो रास्ता आज कुछ बदला बदला लग रहा था। और उस दिन मैं उस रास्ते में अकेली थी। उस दिन पता नहीं क्यों वो रास्ता मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब और डरावना लग रहा था। उस रास्ते में एक तरफ खाली मैदान पड़ा हुआ था और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां पड़ी हुई थी। मैं वहां से जा ही रही थी, तभी मुझको एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुन के कुछ देर के लिए मैं रुक गई। मैंने पहली बार ऐसी कोई आवाज सुनी थी, लेकिन इस आवाज को सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो आवाज सुनने में काफी ज्यादा अजीब थी। मेरे मन में अजीब सा डर फैल गया था। मैं वहीं पर बस कुछ देर के लिए रुक गई थी। मेरे कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। मैं बस रुक के देख रही थी कि आखिर वो आवाज आ किस तरफ से रही है, लेकिन मुझे कोई भी नहीं दिखा। मैं दोबारा अपने कदम को आगे बढ़ाने लगी और मुझे दोबारा वो आवाज सुनाई दी। इस बार मैंने उसी तरफ देखा जिधर से वो आवाज आ रही थी। वो आवाज उन्हीं लंबी लंबी झाड़ियों की तरफ से आ रही थी। मैंने जब उस झाड़ी की तरफ देखा तो वहां पर एक लंबी झाड़ी थी जिसके पीछे कोई खड़ा था। उसका चेहरा मुझको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे वो साफ साफ नजर आ रहा था कि वहां पर कोई ना कोई जरूर है। मैं जिस जगह खड़ी थी वहां से मैं 1 मीटर आगे गई और पेड़ के पीछे देखने की कोशिश कर रही थी। तभी मुझे वहां पर एक लंबी सी लड़की दिखाई दी। उसके बाल उसके घुटने से भी नीचे थे। उसने पूरे सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसके दांत काफी बड़े थे। वो मुझको देख के हंस रही थी। पहली बार जीवन में मैंने इतनी भयानक हंसी देखी थी। उसने एक बड़ी सी टोपी पहन रखी थी जिससे उसकी आंखें और उसके नाक ढके हुए थे। उसकी हाइट काफी लंबी थी, करीब 7 से 8 फीट। वो मुझे दोबारा देख के वही आवाज निकालने लगी। मैं उसको देखने के बाद धीरे धीरे अपने कदम को आगे की तरफ बढ़ाती रही। वो झाड़ियों के रास्ते ही मेरे पीछे पीछे धीरे धीरे आ रही थी। मुझको वो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी। जब तक मैं उस रोड पर पहुंची जहां से मेरे घर के लिए रास्ता मिलता है और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो वहां से गायब हो चुकी थी। मैं वहां पर करीब 1 मिनट तक खड़ी रही और उसको देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो गई कहां, पर मुझको लग रहा था कि शायद वो वहां से चली गई थी। उसके बाद मैं भी वहां से चुपचाप अपने घर की तरफ चली गई। जब मैं घर पर पहुंची तो मैंने देखा कि शीनो और मम्मी घर पर वापस आ गई हैं। मैं उन दोनों को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। मम्मी और शीनो मेरे लिए ढेर सारे तोहफे भी लाई थी, जिसको देख के मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। पूरा दिन हम बात करते रहे और फिर रात हो गई। रात को डैड भी अपने ऑफिस से घर आ गए थे। हम रात के करीब 8 बजे एक साथ बैठ के डिनर कर रहे थे। तब पापा ने मुझसे मेरे दिन के बारे में पूछा। तब मैंने उनको उस औरत के बारे में बताया और उसकी अजीब हरकतों के बारे में भी बताया। मैंने उनको ये भी बताया कि वो चलते हुए बहुत अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। जब उन्होंने मेरी ये बात सुनी, उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ चम्मच नीचे फेंक दिया और मम्मी और पापा एक दूसरे को घूर घूर के देखने लगे। वो एक दूसरे को देखने के बाद मुझे घूर के देख रहे थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने किया क्या है। मैं शीनू को घूर के देख रही थी और उसको भी कुछ नहीं पता था। मुझको कुछ भी नहीं पता चला कि आखिर वो लोग इतने घबराए हुए क्यों थे। तब पापा ने मुझसे उस औरत के बारे में सारी चीजें पूछी कि वो कैसी दिखती थी और उसने मुझसे क्या बोला। मैंने उनको उस औरत के बारे में एक एक चीज बताई। मैंने उनको ये भी बताया कि वो पहले मेरे पीछे आ रही थी और उसके बाद वो वहां से गायब हो गई और फिर मुझको नहीं दिखी। तब पापा तुरंत डिनर टेबल से उठ गए और मम्मी ने अपना खाना भी छोड़ दिया। वो लोग मुझको पकड़ के तुरंत एक कमरे में ले गए और वहां पर जाके एक छोटी सी आग जला दी और मुझसे उस कमरे के अंदर रहने के लिए बोला। उन्होंने मुझसे ये भी बोला कि मैं उस कमरे से सुबह तक बाहर ना निकलूं। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। वो लोग मुझको कुछ बता भी नहीं रहे थे। जब मैंने उनसे बोला
कि आप शीनू को भी मेरे साथ उस कमरे में छोड़ दो। उन्होंने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। शीनू को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब मैं बहुत ज्यादा रोने लगी और मैंने उनसे बोला कि मैं उस कमरे में अकेले नहीं रहूंगी और इस चीज की जिद करने लगी, तब पापा ने मुझको सारी बातें बताई। उन्होंने मुझको बताया कि जो औरत मेरा पीछा कर रही थी उसका नाम हाची साकू सामा था और उसने मुझे चुन लिया है। मैंने यह नाम पहली बार सुना था। उन्होंने मुझको बस इतना ही बताया कि वो एक चुड़ैल है जो बच्चों को उठा के ले जाती है। आज की रात तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा कठिन है। तुमको कुछ भी नहीं करना है। तुमको बस इस दरवाजे को अंदर से बंद करके पूरी रात इसी के अंदर रहना है और चाहे कुछ भी हो जाए सुबह तक इस दरवाजे को मत खोलना। हम तुम्हारे कमरे के बाहर एक धागा बांध दे रहे हैं जिससे कोई भी दरवाजा वो खोल नहीं पाएगी। मैंने उनकी बात तुरंत मानी और कमरे में ही रुक गई थी। मैं पूरी रात उस कमरे में चुपचाप अकेले लेटी हुई थी। डर की वजह से मुझको नींद तक नहीं आ रही थी। मैं अगर आंखें भी बंद कर रही थी तो मुझे अपने दिमाग में वही चुड़ैल नजर आ रही थी। मैं लंबी लंबी सांसें लेके आंख बंद करने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त रात के करीब 1 बज रहे थे। मैंने जैसे ही अपनी आंख बंद की और सोने की कोशिश करने लगी, मुझे वो आवाज दोबारा सुनाई दी। यह आवाज सुन के मेरी आंखें अपने आप खुल गई। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि वो मेरे पास ही है। इस आवाज को सुन के मेरा शरीर पूरा ठंडा पड़ चुका था। मैंने जब अपनी आंखें खोली तो कमरे में काफी अंधेरा हो गया था। मुझको कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। जो छोटी सी आग पापा ने जलाई थी वो भी बुझ गई थी। मेरे पास उस आग को दोबारा जलाने के लिए कोई भी साधन नहीं था। मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था और मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी, पौ पौ पौ। वो आवाज उस कमरे के चारों तरफ से आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे कमरे के अंदर आ चुकी है। मैं अपने रूम के दरवाजे के पास गई और वहां पर खड़े होके पापा और मम्मी को आवाज देने लगी। उनका कोई भी जवाब नहीं आया और तभी कुछ देर बाद मुझको शीनू की आवाज आई, तुम ठीक हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं है तुमको? मैं उसकी आवाज को सुन के खुश हो गई। मैंने उससे बोला कि हाँ मैं ठीक हूं। शीनू ने मुझसे बोला कि मैं अंदर आना चाहती हूं। मैं क्या अंदर आ सकती हूं? तुमको तो डर लग रहा होगा ना? मैंने उससे बोला कि हाँ मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज सुन के मैंने दरवाजे का लॉक अंदर से खोल दिया और मैंने उससे बोला कि तुम दरवाजा खोल के अंदर आ जाओ। तभी शीनू ने मुझसे बोला कि वो दरवाजे को नहीं खोल सकती है क्योंकि उस पे कोई धागा बंधा हुआ है। उसने मुझसे बोला कि मैं झटके से उस दरवाजे को अंदर से खोलूं और उसके बाद वो अंदर आ जाएगी। जब उसने मुझको ये बात बोली तो मुझे ये बहुत अजीब लगा। मैंने तुरंत दरवाजे को अंदर से दोबारा बंद कर लिया और शांति से दरवाजे के पास ही बैठी रही। मुझे दोबारा उसकी आवाज आई कि क्या हुआ, तुम दरवाजे को खोल क्यों नहीं रही हो? और वो बार बार दरवाजे को खटखटा रही थी। मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। मेरा जोर जोर से चिल्लाने का मन कर रहा था, लेकिन मैं शांति से चुपचाप बैठी हुई थी क्योंकि डर की वजह से मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मैं पूरी रात उसी दरवाजे के पास बैठी रही। कुछ देर बाद उस दरवाजे का खटखटाना बंद हो गया और मुझे बाहर से वही आवाज दोबारा आने लगी, पौ पौ पौ। और फिर कुछ देर बाद वो आवाज बंद हो गई। उसके बाद वो आवाज नहीं आई और मैं उस दरवाजे के पास बैठे बैठे सो गई। सुबह कब हुई मुझको पता भी नहीं चला। पापा ने तुरंत दरवाजे को खोला और उन्होंने मुझे देखा कि मैं चुपचाप बैठी हुई हूं। वो दरवाजे को खोलते ही बाहर चले गए। वो मुझको बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे थे और मम्मी भी रो रही थी। मैं जब उस कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि घर में बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई है। क्या हुआ था मुझे कुछ भी नहीं पता। शीनू मुझको नजर भी नहीं आ रही थी। हमारे घर के पड़ोस में एक बूढ़ी औरत रहती है, वो भी हमारे यहाँ आई हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तब उन्होंने बताया कि शीनू लापता है और वो मिल नहीं रही है। जैसे ही मैंने ये सुना
मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी और डर भी गई थी। उसको बहुत ढूंढा गया लेकिन वो नहीं मिली। मैं पूरा दिन मम्मी के पास ही बैठी हुई थी और पापा बाकी लोगों के साथ शीनो को ढूंढ रहे थे। मैंने मम्मी से पूछा कि मेरे कमरे के अंदर जाने के बाद क्या हुआ। तब उन्होंने बताया कि जब उन्होंने मुझे कमरे के अंदर बंद किया, उसके बाद शीनो, पापा और मम्मी एक कमरे में बैठ के प्रेयर कर रहे थे। तभी शीनो को दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। उसने हम लोगों को बताया कि दरवाजे पर कोई आया है। पापा ने उसको दरवाजा खोलने के लिए मना किया, लेकिन वो दरवाजे पर खटखटाने की आवाज लगातार आ रही थी। तब पापा ने शीनो से बोला कि तुम यहीं रुको, वो देख के आते हैं। पापा के साथ वो भी चली गई और शीनो को प्रेयर वाले कमरे में ही रखा हुआ था। वो जब बाहर गए तो वहां पर कोई भी नहीं था। जब मैं और पापा कमरे में दोबारा लौट कर आए तो शीनो कमरे में नहीं थी, वो वहां से गायब हो चुकी थी। मम्मी ने यह भी बताया कि जब शीनो उनको कमरे में नहीं दिखी तो वो उसको उस कमरे के बाहर ढूंढने आई जिसमें मैं थी। उनको वो वहां पर भी नहीं दिखी और मेरा कमरा अंदर से बंद था और बाहर से धागा बंधा हुआ था, जिससे उनको ये तो यकीन हो गया था कि शीनो मेरे पास नहीं आई है। फिर हम वहां से चले गए। मम्मी ने यह भी बताया कि रात में शीनो को बहुत ढूंढा गया लेकिन वो नहीं मिली। जब मम्मी ने मुझको ये बात बताई तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और रोने लगी थी। पापा कुछ देर बाद घर आए और अपने साथ किसी भिक्षुक को लाए हुए थे। वो कोई जादू मंत्र करता था। हमारे घर पे उसने अजीब सा कुछ मंत्र फूका। वो हमारे घर पे बैठ के कोई पूजा करने लगे। उनके पास एक लकड़ी की कटोरी थी जिन्होंने उसमें पानी डाला और वहां पर बैठ के वो कोई मंत्र को चैंट करने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ देखना चाह रहे हो। हम सबकी आंखों के सामने वो पूरा पानी उस कटोरी में काला हो गया। तभी उन्होंने बताया कि हाचिसाकु सामा हमारे घर के आसपास ही कहीं है, वो मुझको लेने वापस भी आएगी और मेरी बहन शीनो को भी वही लेके गई है। मेरी बहन अब नहीं बची थी। हाचिसाकु सामा उसको लेके चली गई थी क्योंकि हम दोनों का चेहरा एक ही जैसा है। ये बात जब सबको पता चल गई तो सब बहुत ज्यादा डर गए थे और परेशान हो गए थे। तभी उस वक्त पापा ने एक डिसीजन लिया। उन्होंने मुझको बोला कि मुझको अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। मुझे ये बात समझ में नहीं आई। पापा ने मम्मी के साथ मुझे उनके दोस्त के घर जाने को बोला और उन्होंने मुझसे बोला कि मैं यहाँ पर कभी लौट के वापस ना आऊं। मेरे लिए बहुत ही अजीब डिसीजन था क्योंकि मैंने अपना पूरा बचपन यहीं बिताया हुआ था और मुझको अपनी बहन को भी ढूंढना था। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी, लेकिन मेरी छोटी बहन अब मिलने वाली नहीं थी और अगर मैं वहां रुकती तो शायद मैं भी ना बचती। हाचिसाकु सामा मुझे भी मार देती। मैं अपना घर छोड़ के फिर वहां से चली गई और वहां पर कभी भी वापस नहीं गई। मेरी बहन का कुछ भी पता नहीं चला। मम्मी और पापा करीब 5 साल बाद मेरे पास आ गए। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी और हम लोग कनाडा शिफ्ट हो गए। मेरी बहन का आज तक कुछ भी पता नहीं चला। वो कहाँ गई और उसके साथ क्या हुआ, किसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला और ये एक राज ही रह गया। लेकिन कभी कभी मेरे सपने में मुझको हाचिसाकु सामा नजर आती है और ये आवाज पौ 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 मेरे दिमाग में घूमती रहती है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मेरे पास ही है और मेरे शिकार के लिए आज भी तैयार बैठी हुई है। तो ये थी हाचिसाकु सामा को देखे जाने के बारे में एक घटना। अब मैं आपको एक और घटना बताने वाला हूं। यह घटना एक पैरानॉर्मल घटना है और काफी अजीब है। यह घटना घटी थी जॉर्ज के साथ और काफी ज्यादा भयानक घटना थी ये। अब आगे की घटना मैं आपको जॉर्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम जॉर्ज है और यह घटना मेरे साथ 2001 में घटी थी। मेरे दादाजी की मौत 2001 में हो गई थी। वो अकेले रहते थे। मैं पापा के साथ उनसे काफी दूर रहता था और दादी की भी मौत बहुत पहले हो गई थी। जब मैं छोटा था तो दादाजी अक्सर मुझको उसी घर के बारे में अजीब अजीब घटनाएं बताया करते थे। वो हमेशा अपने दोस्तों का जिक्र करते थे और उनके बारे में बिताई हुई कई बातें मुझको बताया करते थे। वो ये भी बोलते थे कि उनके दोस्त आज भी इस घर में हैं। जब उन्होंने मुझको ये सारी बातें बताई थी तब मैं छोटा था और अब मुझको
ये सब बस उनकी बताई हुई हंसी मजाक की बातें लगती हैं। वो मुझको बताते थे कि इस घर में उनके साथ और भी कई लोग रहते हैं जो कि दिखाई नहीं देते हैं। दादाजी ये भी बताते थे कि वो सब उनसे बात करते हैं। उनकी मौत के बाद उनका घर 3 महीने के लिए बंद पड़ा हुआ था। मुझको पापा ने बोला था कि मैं जाके उस घर में साफ सफाई करवा दूं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो उस प्रॉपर्टी को बेच देंगे। मुझको वहां गए हुए बहुत दिन हो गए थे और मैं उस घर को भूल भी गया था। मुझको ये भी नहीं पता कि आखिर वो दिखता कैसा है। मुझे वहां पर गए 10 साल से ऊपर हो गया था। जब मैंने उस घर को 10 साल बाद देखा तो वो घर काफी बदला हुआ लग रहा था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजे भी काफी ज्यादा पुराने हो गए थे। मेरे साथ उसी वक्त वहां का लोकल हाउस क्लीनिंग की टीम आई हुई थी। मैंने उनको पूरा घर दिखाया और उन्होंने बोला कि इस पूरे घर को साफ करते हुए 10 दिन लग जाएंगे। मतलब मुझको 10 दिन यहाँ पर रुकना था। कुछ दिन के लिए मैं होटल में रुका, लेकिन जब उन हाउस कीपिंग वालों ने दादाजी के रूम को साफ कर दिया तो मैं होटल से शिफ्ट होके उनके रूम में आके रहने लगा। उन्होंने मुझको बताया कि बाकी के घर की मरम्मत कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी। उनका घर जहां पर था वहां पर रात में लाइट की काफी दिक्कत होती थी, इसलिए वहां पर रात में काम होना मुश्किल था। मैं दादाजी के रूम में बहुत सालों बाद गया था। मैंने वहां पर अपनी बचपन की फोटोज भी देखी और दादाजी के बचपन की फोटोज भी देखी। वहां पे बहुत सारी फोटोज थी। वहां पे मेरी माँ और मेरे पिताजी की भी फोटो थी, लेकिन उसमें एक फोटो और भी थी, दादाजी की फोटो। दादाजी उस फोटो में अकेले थे और उनके बगल में 5 खाली चेयर पड़ी हुई थी। दादाजी ने वो फोटो अपने हाथों से खींची थी। वो फोटोज मुझको काफी अजीब लग रही थी। उनको देख के लग रहा था कि उन 5 चेयर पर कोई बैठने वाला था, लेकिन उनके आने से पहले दादाजी ने फोटो को खींच लिया था, या शायद उनकी फोटो आई ही नहीं। मैंने उस फोटोग्राफ को देखा और कुछ सोच रहा था। तभी इतने में डैड का कॉल आ गया और उन्होंने मुझसे घर के काम के बारे में पूछा। मैंने उनको सारी जानकारी दी और उनको यह भी बताया कि यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा। मैंने उनको यह भी बताया कि घर का काम खत्म होते ही हम घर को सेल कर देंगे, इसलिए हम लोग ब्रोकर से भी बात कर रहे थे। उन्होंने मुझको बोला ठीक है, और फिर मैंने फोन को कट कर दिया। मैं रात में ही दादाजी के रूम में बैठा हुआ अपना कुछ काम कर रहा था। तभी मुझको हॉल के एरिया से किसी के हंसने की आवाज आई। मैं तुरंत उस आवाज को सुन के चौंक गया। मुझको लगा कि शायद घर के अंदर कोई घुस आया है। मैंने अपना फोन उठाया और उस एरिया में जाकर देखा, वहां पर कोई भी नहीं था। वो पूरा का पूरा हॉल खाली था। मुझको लग रहा था कि शायद मेरा वहम था और मैं दोबारा दादाजी के कमरे में वापस चला गया और अपना काम करने लगा। और कुछ देर बाद काम करके मैं सो गया। वहां पर ठंड भी लग रही थी और अचानक से वहां पर ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई। मुझको कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मेरी आंखें रात के 2 बजे खुली और बहुत तेज प्यास लग रही थी। किचन के एरिया का काम अभी ठीक से हुआ नहीं था और वाटर सप्लाई का पाइप टूट गया था। उसको बनने में कुछ दिन लगने वाले थे और मेरे पास 2 बॉटल पानी था, वो भी खत्म हो चुका था। तभी मैंने कार की चाबी उठाई और नजदीकी सुपरमार्केट में पानी लेने के लिए जाने लगा। मैंने जैसी ही चाबी उठाई, मुझे घर के ऊपर वाले हिस्से में किसी के जोर जोर से हंसने की और बात करने की आवाज आने लगी। मैं उसको सुन के दोबारा चौंक गया और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगा। ऊपर एक कमरा था जो कि काफी गंदा था। वो हंसने की आवाज और बात करने की आवाज उसी कमरे के अंदर से आ रही थी। मैं ये समझ गया था कि कमरे के अंदर कोई ना कोई है जो छुप के बैठा हुआ है। उस कमरे के अंदर करीब 4 से 5 लोग होंगे और सब लोग बात कर रहे थे। मैंने दरवाजे को नॉक किया, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। मुझे साफ साफ अंदर से आवाज आ रही थी कि शांत रहो, उसको नहीं पता कि हम अंदर हैं। मैंने ये आवाज साफ साफ सुनी। मैंने उनसे कहा कि दरवाजा खोलो, तुम लोग कौन हो? वो लोग दोबारा अंदर हंसने लगे। मैं दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और दरवाजा टूट भी नहीं रहा था क्योंकि वो काफी पुराना और भारी था। कुछ देर कोशिश करने के बाद मैंने उस दरवाजे को तोड़ दिया और अंदर घुस गया। मैंने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। वो पूरा का पूरा कमरा खाली था और काफी ज्यादा गंदा था। ये मेरा कोई वहम नहीं था। मुझे उस कमरे से बात करने की आवाज आ रही थी।
मैंने देखा कि उस कमरे में 5 बेड पड़े हुए हैं जो कि एकदम ठीक कंडीशन में थे। उस कमरे को देख के ऐसा लग रहा था कि काफी सालों से इस कमरे के अंदर कोई आया भी नहीं है। उन 5 बेड को देख के मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि आखिर वो यहाँ है किस लिए। मुझको अभी कमरे से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी, लेकिन अब वो कमरा एकदम खाली है। मैंने उसी वक्त पापा से बात करने के लिए उनको फोन मिलाने लगा, लेकिन वहां पर नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए मैं उनको फोन मिला ही नहीं पाया। मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि दादाजी यहाँ पर अकेले रहते थे या फिर किसी के साथ, लेकिन रात हो गई थी तो मैं उनको कॉल करना नहीं चाह रहा था। मैंने ज्यादा कोशिश नहीं की और मैं अपनी कार की चाबी लेके कार में वापस चला गया और पानी लेने चला गया। मैं जब पानी लेके वापस लौट के आया तो मैंने देखा कि घर के सारे दरवाजे खुले हुए हैं और सारा कमरा फैला हुआ है। दादाजी का पूरा कमरा उथल पुथल हो चुका था। मुझको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। वहां पर अभी सब कुछ नॉर्मल था और मुझे वहां से गए सिर्फ 5 ही मिनट हुए थे। मैं ये सब देख के बहुत हैरान होने लगा था और तभी मुझे अचानक से जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। वो आवाज उस घर के चारों तरफ से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि 5 से 6 लोग मिलके जोर जोर से हंस रहे हो और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैं उसी वक्त घर से निकल के बाहर आ गया और बाहर आते ही मैंने देखा कि वो जोर जोर से हंसने की आवाज और तेज हो गई है और रात भर वो आवाज आती रही। पूरे घर को मैं बाहर से देख रहा था और लाइट बंद हो रही थी, खुल रही थी। सारा सामान इधर उधर उठापटक हो रहा था। मैं पूरी रात अपने कार में ही बैठा हुआ था। मैंने डैड को रात में कॉल भी किया और उनको सब कुछ बता दिया। अगले दिन वो भी आ गए और उनको मैंने घर का हाल दिखाया। मैंने उनको दादाजी का वो रूम भी दिखाया। तब उन्होंने मुझको बताया कि यहाँ पर अभी भी दादाजी हैं। मैंने उनको वो फोटोग्राफ भी दिखाई जिसमें दादाजी अकेले बैठे हुए हैं और उनके साथ कोई भी नहीं है। उन्होंने बताया कि दादाजी हमेशा बताते थे कि उनके दोस्तों की मौत के बाद भी वो उनसे बात करते थे और उनके दोस्तों की आत्मा और दादाजी की आत्मा आज भी इस घर में है। किसी तरह कुछ दिनों बाद मेंटेनेंस का काम खत्म हो गया और उनका घर ठीक हो गया। वो एकदम अच्छे से बिकने के लिए तैयार था। पापा ने ब्रोकर से भी बात कर ली थी, लेकिन एंड टाइम पे पापा ने उस ब्रोकर को मना कर दिया और मुझसे बोला कि हम घर नहीं बेचेंगे क्योंकि दादाजी अभी भी इस घर में है और आज भी वो घर नहीं बिका है। उस घर में कोई भी नहीं जाता है, लेकिन उस घर की टाइम टू टाइम मेंटेनेंस होती रहती है। दादाजी की आत्मा आज भी अपने दोस्तों की आत्मा के साथ उस घर में है। तो ये थी कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।